बच्चों, कैसे हो आप सभी। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की इस फाउंडेशन बैच में, जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए है, मैं आपका स्वागत करता हूं। कुछ बच्चों की मेरे पास डिमांड आई थी कि सर हमारा जो टेस्ट हुआ था उसका अभी हमें व्याख्या नहीं मिली है, और कुछ बच्चे बेखबर हैं, अपना लगे पड़े हैं अनक्रमबद्ध तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं वो इस बात को समझ लें। सबसे पहले तो हम करते हैं, ये आप चाहे नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं बेस। सबसे पहले करते हैं बेस, यानी कि श्वसन तंत्र चैप्टर को अच्छी प्रकार से हमने पढ़ा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है, लिख लीजिए बेस। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र उसके द्वारा रिवीजन करते हैं। ब्रह्मास्त्र के द्वारा रिवीजन करते हैं। जो ये चैप्टर लगभग 4 से 5 लेक्चर में हुआ है, उसी का क्या है, एक शॉर्ट नोट भी तैयार होता है ब्रह्मास्त्र में, ठीक है। तो हमेशा के लिए वो चैप्टर अपनी मुट्ठी में आ जाता है। उसके बाद हम करते हैं टेस्ट। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद हम करते हैं उसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर के साथ हमारे ये 4 प्रयोग होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो यदि किसी बच्चे का ये कोई दिक्कत है, टेस्ट में कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो इस व्याख्या को जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र चैप्टर की व्याख्या। पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि स्तनधारी क्या चीज़ है। जो स्तनधारी है वो क्या चीज़ है, जो स्तनधारी है ये क्या कह रहा है। स्तनधारी वो होते हैं, वो जीव होते हैं जिनमें, आप इससे पकड़िए स्तन, यानी कि जिनमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। नॉर्मल रूप से आप देखते हैं, जैसे जो जीव जंतु हैं उनमें क्या है, चाहे वो मादा हो चाहे वो ये पुरुष वर्ग हो, दोनों में ही स्तन होते हैं। लेकिन जो मादा वर्ग है, मादा वर्ग में स्तन थोड़ा ज़्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो जो हम सारा श्वसन तंत्र से पढ़ा रहे थे आपका, तो नॉर्मल रूप से क्या है, जो मछली होती है, मछली में क्लोम के द्वारा होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्तनधारियों की हम सारी बात करी, तो ये फेफड़ों के फुफ्फुस, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, फुफ्फुस फेफड़ा, यानी कि अब आपको कभी भी फुफ्फुस लिखा आएगा, ये क्या है, वो फेफड़े के विषय में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। हमने बताया था वायु में जो गैसें होती हैं वो नाइट्रोजन भी होती है। वो क्या बताया था, वो नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। लेकिन नाइट्रोजन तो क्या है, जितनी गई थी 78%, उतनी की उतनी वापस आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है भाई, ये पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाती है, रक्त के द्वारा जाती है, सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा, रक्त के द्वारा। इसके बाद कहाँ, वो कोशिका में पहुँचती है, लेकिन यहाँ कोशिका न देखे ऊतक दे रखा है, तो ऊतक क्या, ग्रुप ऑफ सेल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 2, 1 और 3 देख लीजिए, ये सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल है, तो गैसों का विनिमय होता है, जहाँ लेन देन होता है वो क्या होता है, वायु कोष्ठक, यानी कि एल्वुलाई, एल्वियोली, है ना, ये एल्वियोली हो जाएगा। प्योर रूप में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है। 30 सेकंड आप ध्यान से सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या होगा, इसमें होगा परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, या बढ़ जाती है, या कम होती है, पहले घटती है, ये आपको बताना है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, तो हमने पहाड़ों वाला एग्जांपल आपको बताया था। तो यहाँ श्वास की गति क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड विषमता
विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पाचन क्रिया को करेगी, लीवर को करेगी, किडनी की कार्यक्षमता को करेगी, रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता को ये प्रभावित करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो हमने बताया था यहाँ पर ये CO के विषय में, कार्बन मोनोऑक्साइड के विषय में, और जो धुएं वाली गैस में आती है, तो डी विल बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अब यहाँ थोड़ा सा आपको लास्ट वाले टॉपिक पे ध्यान देना होगा जो हमने लास्ट में कराया था, तो उस समय बताया था, यहाँ पर जरा याद कीजिए। तो ATP के बाद भाई पहले क्या बनेगा? ADP बनेगा? नहीं। AMP तो कोई मतलब नहीं है। ADP बनेगा? नहीं। ये ATP कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर B विल बी राइट आंसर। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनेगा और ATP से क्या बन जाएगा? ADP बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो क्या होती है? ATP होती है। अभी भी चर्चा की है आपसे। B विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, B विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर के ताप को चर्चा हुई थी, इसके विषय में चर्चा हुई भी थी। फेफड़ा ही तो करेगा भाई, यहाँ पर फेफड़ा करेगा। कैसे करेगा? जो भाई यहाँ पर अंदर ये गैसें जाएगी, गैसें क्या है? टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, तो गैसों को रिलीज करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो सिंपल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर ये पूरा टेस्ट खत्म हो गया है, तो आपको ब्रह्मास्त्र के सारे टॉपिक भी क्लियर होने चाहिए और ये चैप्टर हमेशा आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र में हमने कितने टॉपिकों पर चर्चा करी थी? तो क्या यहाँ पर पहला जो पॉइंट था ब्रह्मास्त्र का, जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट श्वसन क्लियर है आपको? श्वसन क्लियर है, श्वसन तंत्र क्लियर है, श्वसन तंत्र क्लियर है। ठीक है, इन दो पॉइंटों पर को आपको क्लियर होना चाहिए। मैं केवल टॉपिक पर चर्चा करूँगा आपसे, अभी कोई यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कितने टॉपिक हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। तो जो श्वसन तंत्र चैप्टर है, श्वसन तंत्र के अंदर 6 पॉइंटों पे बात करी थी। नोस्टल कैविटी, नासा गोवा, ग्रसनी, ग्रसनी के अंदर एपिग्लैटिस, और फेफड़ा, फेफड़े के अंदर एल्बुलाई, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो किसके अंदर है? कोशिका के अंदर। तो इस सब के विषय में चर्चा करी थी आपसे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो श्वसन है, श्वसन 2 प्रकार का होगा। श्वसन 2 प्रकार का होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो कैसा होता है? वो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। और जब व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा होता है जैसे भाग दौड़ का कार्य, तो उस समय जो ऊर्जा मिल रही होती है वो अनाक्षी श्वसन के द्वारा मिलती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो व्यक्ति थक जाता है। जब थक जाता है तो उस समय अनाक्षी श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल से ही दर्द का आभास होता है, व्यक्ति रुक जाता है। ठीक है, और जो जीवाणु होता है, बीज होते हैं, उसमें क्या होता है? ये एथिल अल्कोहल बनता है। इसके विषय में हमने चर्चा आपसे करी थी। और यहाँ पर जब दर्द परमानेंट हो तो ये लैक्टिक अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल ही यूरिक अम्ल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये हमने आपसे चर्चा करी थी। बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन 2 प्रकार से होगा। जो बाह्य श्वसन होगा वो नोस्टल कैविटी से लेकर और कहाँ तक होगा? वो कोशिका के बाहर तक होगा, गेट तक होगा। कोशिका के अंदर अंतः श्वसन होगा। बाह्य श्वसन पूरा ये श्वसन तंत्र के माध्यम से होगा, जिसके विषय में आपसे चर्चा करी थी। फेफड़ों में क्या होगा? फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान होगा। कौन सी वायु? O2 और CO2। O2 और CO2 के विषय में चर्चा हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम श्वसन की बात करें तो जो श्वसन में एक आपको इंडेक्स भी बताई थी, उस इंडेक्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
बाकी गैस को कौन सी गैस कितनी मात्रा में अंदर गई और कितनी बाहर गई उसकी भी चर्चा आपसे की थी। गैसों के परिवहन, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन किसका, CO2 का होना है और O2 का होना है। किसका होना है, CO2 और O2 का होना है। तो O2 का तो होता है किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा और प्लाज्मा के द्वारा। CO2 का बाइकार्बोनेट कार्बन की यौगिक और प्लाज्मा के द्वारा। अंतः श्वसन में क्या होता है, दो चक्र होते हैं, एक ग्लाइकोलिसिस चक्र और एक क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस चक्र में 2 ATP बनते हैं और 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। ये 2 पायरुविक अम्ल ही क्रेब्स चक्र में जाकर कितना 18 ATP का निर्माण होता है एक पायरुविक अम्ल से, तो 2 से हो जाएगा 36 ATP का निर्माण। इस अंतः चक्र के दौरान क्या होता है, टोटल 38 ATP का निर्माण होगा। ये ATP ही बाद में क्या हो जाएगा, वो ADP में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर RQ की भी चर्चा हुई थी। RQ क्या होता है, श्वसन गुणांक होता है। RQ इक्वल टू क्या होता है, कुल उत्सर्जित CO2 और कुल खर्च O2। इसके विषय में चर्चा करी थी। तो यहाँ पे अनाक्षी श्वसन में जो RQ का मान होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये चर्चा आपसे हो गई थी। बाकी पूरा लास्ट में हमने रोग से संबंधित बात करी थी। नशा का रोग है तो दम घुट जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।